सोरियासिस है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे कुछ आपके हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, प्लस जो आपका अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे सोरियासिस है उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके हो सकता है वहाँ से उसका एक स्किन का थोड़ा सा सैंपल लें और उसको फर्दर टेस्ट के लिए भेजा जाए ताकि समझा जा सके कि ये किस टाइप का सोरियासिस है, इसकी सिवियरिटी क्या है, और ये भी रूल आउट करने के लिए कि ये सोरियासिस है या कोई और प्रॉब्लम है। तो जो सोरियासिस का ट्रीटमेंट है इसका जो मेन एम होता है कि जो सेल ग्रोथ, मैंने जैसे कि अभी बताया कि इसमें जो सेल का ग्रोथ होता है स्किन का वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पैचेस बनने लगते हैं, उसका बल्क बनने लगता है और स्केली हो जाता है, फर्दर उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो ट्रीटमेंट का मेन एम होता है कि किस तरीके से जो सेल ग्रोथ है उसको रोका जाए, उसको स्लो किया जाए और जो स्केल्स बन रहे हैं उनको रिमूव किया जाए। मतलब कि जो भी इसके लक्षण होते हैं सोरियासिस के, जो भी इसके सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली उनको मैनेज किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके ताकि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो मेंटेन रहे। सोरियासिस आपकी लाइफ को हैम्पर ना करे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा हैम्पर ना कर पाए। ये होता है मेन एम हमारे सोरियासिस के ट्रीटमेंट का। अब जो सोरियासिस के ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ पे कई सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल है। लाइक टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, लाइक ऑइंटमेंट या फिर क्रीम दे सकते हैं। उसके अलावा ओरली लेने के लिए, मतलब खाने के लिए दवाइयाँ हो सकती हैं, इंजेक्टेबल दवाइयाँ हो सकती हैं, साथ ही साथ फोटोथेरेपीज़ होते हैं, लाइट थेरेपीज़ हैं। तो ये सारे जो मोडालिटीज़ हैं ये सोरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे कौन से ट्रीटमेंट मोडालिटी को यूज़ करना है ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो कि कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक कि सीवियरिटी ऑफ सोरियासिस क्या है, टाइप ऑफ सोरियासिस क्या है, कितने तरीके की कई तरीके की सोरियासिस होते हैं, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैंने अपने पहले के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो क्या टाइप है, क्या सीवियरिटी है, या फिर पेशेंट की बॉडी ट्रीटमेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, या फिर पहले ट्रीटमेंट हुआ है इसका और उस टाइम पे आपके इस प्रॉब्लम ने किस तरीके से प्रीवियस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया था। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं कि कौन से टाइप ऑफ मोडालिटी को यूज़ किया जाए टू ट्रीट दी सोरियासिस। अब ये जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं ये एक सिंगल ट्रीटमेंट मोडालिटी भी यूज़ किया जा सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग मोडालिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं टॉपिकल थेरेपीज़ में, तो इसमें सबसे पहले आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट जो कंडीशंस होते हैं उसके लिए दिया जाता है। कितने टाइम के लिए देना है, कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए, या फिर कितने दिन में कितनी बार लगा रहे हैं, या फिर कितने दिनों के लिए यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी जो सीवियरिटी है और कौन से जगह पे यूज़ करना है। उसके अलावा टॉपिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक विटामिन डी एनालॉग्स हैं, उसके अलावा रेटिनॉइड्स भी यूज़ किए जाते हैं, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स हैं, सैलिसिलिक एसिड है, कोल्टार है। तो ये कई सारे नाम मैंने आपको बताएं जो कि टॉपिकल थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा आता है लाइट थेरेपी या फिर फोटोथेरेपी। ये जो थेरेपी होती है, लाइट थेरेपी या फिर फोटोथेरेपी, या ये मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसका भी किस तरीके से इस थेरेपी को देना है, नेचुरल देना है, आर्टिफिशियल लाइट देना है, ये भी डिपेंड करता है सीवियरिटी एंड टाइप ऑफ सोरियासिस पे, और ये आपके डॉक्टर ही आपके एग्जामिनेशन के बाद डिसाइड करते हैं। इसमें सन एक्सपोजर भी होता है, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, ए है, बी है, उसके अलग अलग तरीके से उसके यूजेस होते हैं और उसको फिर इसमें थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारा आता है ओरल और इंजेक्टेबल जो दवाइयाँ होती हैं। ओरल मतलब कि जो खाने की दवाइयाँ होती हैं, और इंजेक्टेबल जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दवाइयाँ दी जाती हैं। ये भी कई सारी तरीके की दवाइयाँ होती हैं। इसमें भी स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, कई सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है, ये हो सकता है। इन सब का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कई सारे ओरल और इंजेक्टेबल मेडिकेशंस भी हैं। इसका इस्तेमाल भी मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में किया जाता है। कई बार होता है कि हम बाकी मोडालिटीज़ यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हम ओरल या इंजेक्टेबल दवाइयाँ लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कई सारे होते हैं। तो इसको बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेना होता है। उसको हम फिर ट्राई करते हैं कि बिल्कुल
लास्ट में इसको इस्तेमाल करें, या फिर डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर किस तरीके से आपके प्रॉब्लम को समझते हैं, उस हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि सीधे ओरल इंजेक्टेबल ही ट्राई करने के लिए कहें। तो ये जो दवाइयाँ होती है बेसिकली ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, टाइम गैप्स पे यूज़ किया जाता है, ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, या फिर कई बार कॉम्बिनेशन में इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज़ मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो भी ये मोडेलिटीज़ हैं, इनका इस्तेमाल, इनका ड्यूरेशन, इनका डोज, इनका तरीका, सब कुछ डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ की सीवियरिटी क्या है और डिज़ीज़ का टाइप क्या है और किस तरीके से बॉडी आपके ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। और ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं ये सारे फैक्टर्स को देखने और जांचने के बाद। तो कोई भी दवाई, किसी भी मोडालिटी, किसी भी तरीके की दवाई जो भी आपको दी जा रही है, आपको बिल्कुल उसी डोज और ड्यूरेशन में इस्तेमाल करनी चाहिए जिस तरीके से कि आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया। अच्छा, ये जो मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थी, उसके अलावा कुछ एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या फिर थेरेपीज़ भी होती हैं, लाइक एलो एक्सट्रैक्ट के क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं, या फिर फिश ऑयल सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, या फिर उसके अलावा कुछ एक इसेंशियल ऑयल्स भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी कई बार रिसर्च में देखा गया है, कुछ एक रिसर्च में देखा गया कि इनके इस्तेमाल से भी ऐसी कंडीशन में बेनिफिट होता है। लेकिन ये कौन सा अल्टरनेटिव थेरेपी या टेक्निक यूज़ करनी है या नहीं करना है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हैं। वो आपको एज़ पर जो करेक्ट तरीका है या थेरेपी है वो आपको एडवाइस करेंगे। अब बात करते हैं कि जो ये ट्रीटमेंट हैं, जो दवाइयाँ हैं या फिर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं, उनके अलावा जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है उसके लिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना और कुछ एक कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ एक जो ट्रीटमेंट के सपोर्टिव चीज़ें हैं, लाइक कुछ एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ एक यू कैन से कि होम रेमेडीज़ हैं, उनको भी हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी न्यूट्रिशन रिच खाना होना चाहिए, बाहर का खाना, कैन फूड है या फिर पैकेज्ड फूड है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिगर फैक्टर्स, तो ध्यान देना होगा, आपको नोट करना होगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर फैक्टर की तरह काम करें, जिसकी वजह से आपकी जो सोरियासिस है वो एग्रीवेट हो जाती है। तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड करना होगा। कोशिश करें कि जो स्ट्रेस है वो कम से कम लें। आई नो इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम स्ट्रेस ना लें, बट स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण हो जाता है किसी भी बीमारी को फ्लेयर अप करने के लिए, एग्रीवेट करने के लिए। तो कोशिश कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का। बहुत सारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके हैं जिसको हम अपना सकते हैं। साथ ही साथ स्मोक करना और अल्कोहल कंजम्पशन करना, ये भी हमारी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को, सोरियासिस को बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर सकती है। तो ऐसी चीज़ों को भी कोशिश करें कि हम छोड़ने की कोशिश करें इन चीज़ों को। तो ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम कुछ एक घरेलू चीज़ों की बात करें या फिर होम रेमेडीज़ की या फिर सपोर्टिव चीज़ों की बात करें, तो हाइजीन, डेली हाइजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली नहाना और कुछ एक बेदिंग ऑयल्स होते हैं, बाथ ऑयल्स होते हैं, कुछ एक सॉल्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल आप एज़ पर योर डॉक्टर्स एडवाइस कर सकते हैं, सो दैट जो डेली का स्केल फॉर्मेशन है वो रिमूव हो सके। और आफ्टर टेकिंग दैट बाथ आप आराम से उसको पैड ड्राई करें। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए उस एरिया को, और उसको जो एरिया है, अफेक्टेड एरिया है, मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरीके का लोशन, ऑयल या मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जाए वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वो भी आपको इसके लिए भी आपको करेक्ट जो भी चीज़ होगा उसके लिए आपको एडवाइस करेंगे। उसके अलावा जो मैंने कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बोली थी कि एक्चुअली कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, हालांकि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी है या इंक्लूडिंग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कोपिंग स्ट्रेटजीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑलमोस्ट हमारे लाइफ लॉन्ग हमारे साथ में रहती हैं। इसमें ये जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं सारे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, और जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए सारे जो ट्रीटमेंट है प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और उसके अलावा सोरियासिस से रिलेटेड एक हमारा अलग वीडियो है जिसमें कि हमने सिम्टम्स और बाकी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर किया, तो वो भी आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।